नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद यानी पीड़ित पक्ष द्वारा दाखिल करने एवं विचारण की विधिक प्रक्रिया क्या है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों को, जिसे आगे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। ये अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है कि जैसे पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई के प्रति क्षति करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकट उत्पन्न करता है या उसकी ऐसा करने को प्रायश्चित है, जिसके अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार कारित करना भी है, अथवा किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी से मांग करना, उसके लिए प्रताड़ित करना, किसी आचरण द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है, उसके द्वारा पीड़ित व्यक्ति को अन्यथा क्षति या उपहित पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। अब इसी में आप आगे देखेंगे धारा में शारीरिक दुर्व्यवहार की भी परिभाषा है, लैंगिक दुर्व्यवहार क्या होता है उसकी भी परिभाषा है, मौखिक और भावात्मक दुर्व्यवहार क्या होता है उसकी भी परिभाषा है, और आर्थिक दुर्व्यवहार क्या है उसकी भी परिभाषा है। और भी तमाम चीज़ें धारा 3 में दी गई हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब आप मित्रों समझेंगे कि घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति कौन होता है। इसके लिए आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 2 का खंड का, जो पीड़ित व्यक्ति को परिभाषित करता है कि पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है। देखेंगे कि पीड़ित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, इंपॉर्टेंट है ये, महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी यानी अपोजिट पार्टी की घरेलू संबंधी है या रही है, और जिसका कथन है कि वह प्रत्यर्थी यानी अपोजिट पार्टी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। अब आप इस धारा में देखेंगे कि घरेलू संबंधी एक शब्द आया है, तो घरेलू संबंध के अंतर्गत कौन कौन महिला आती है। इसके लिए आप देखेंगे धारा इसी की 2 का 4 कि घरेलू संबंधी से ऐसे 2 व्यक्तियों के मध्य संबंध अभिप्रेत है जो एक साथ साझा गृहस्थी में रहते हो, यानी साथ साथ रहते हो, या घर में रहते हो, साझा गृहस्थी में रहते हो, या कभी एक समय साथ साथ रह चुके हो, जब वे समरक्त यानी सेम ब्लड रिलेशन हो, विवाह द्वारा या विवाह की प्रकृति के किसी संबंध यानी विवाह के तौर पर रहना पत्नी के रूप में, दत्तक या ग्रहण की प्रकृति के किसी संबंधी द्वारा संबंधित है, या एक अविभक्त परिवार के रूप में साथ साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं। ये इसमें परिभाषा दी गई है घरेलू संबंधी से, जो इस प्रकार है, जिसको भी हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे कि साझा गृहस्थी क्या होती है। उसमें गृहस्थी से तात्पर्य ऐसी गृहस्थी से है कि जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू रिश्तेदारी में या अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अनुसार ऐसी गृहस्थी भी है जो उस पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्त मालिकियत या किराएदारी में है, या उनमें से किसी के मालिकियत या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों सामूहिक रूप से या अकेले कोई अधिकार, हक, हित, साम्य रखते हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त परिवार का अंग हो सकती है, जिसका प्रत्यर्थी इस बात का ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति उस गृहस्थी में कोई हक, अधिकार या हित है, एक सदस्य है। इस प्रकार हमने समझा कि साझा गृहस्थी क्या है, पीड़ित व्यक्ति कौन होता है इसके अनुसार, जिसमें एक महिला पीड़ित व्यक्ति होती है। अब हम समझेंगे कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा परिवाद दाखिल करने की विधिक प्रक्रिया क्या है। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12
के अनुसार परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल होता है। देखिए कि कोई पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या पीड़ित की ओर से अन्य कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत एक या एक से अधिक अनुतोष आगे दिए गए हैं कि कौन कौन अनुतोष आप परिवाद में मांग सकते हैं जिससे आप पीड़ित हो, आपको मांगने की जरूरत है। अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, यानी पीड़ित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल करेगा। अच्छा, अब एक शर्त है इसमें, परंतु यह कि मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व संरक्षण अधिकारी या सेवादाता से उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू हिंसा की सूचना पर विचार करेगा। यानी कभी कभी क्या होता है, जब एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाई जाती है। अब अनुतोष आप कौन कौन मांगेंगे? अब अनुतोष आप देखेंगे धारा 17 से कि साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार, यह मांग सकते हैं कि हमको निकाल लेना। संरक्षण आदेश यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर की किसी प्रकार की क्षति न कारित की जाए, इसका डिटेल आगे जो है इसमें वर्णित है कि कौन कौन आप मांग सकते हैं। निवास आदेश यानी आपको रहने दिया, उसके अंतर्गत क्या क्या शर्तें हैं वो धारा 19 में लिखी हुई हैं। आर्थिक अनुतोष आप मांगेंगे, ये धारा 20 के अनुसार है, इसमें क्या क्या आप मांग सकते हैं। 21 में अभिरक्षा आदेश आप मांग सकते हैं, जैसे बच्चे वगैरह का किसी के पास अगर है तो आपकी अभिरक्षा में दिया जाए। धारा 22 में मुआवजा आदेश आप मांग सकते हैं। अब धारा 23 के अनुसार परिवाद दाखिल करने के दौरान यानी विचारण के दौरान आप अंतरिम आदेश भी मांग सकते हैं, जो इनमें प्रोवाइड हैं। उसके लिए धारा 23 में वर्णित है, इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उसके समक्ष किसी कार्रवाई में ऐसे अंतरिम आदेश जो उचित और न्यायोचित हो आदेश पारित कर सकेगा। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 12 के अंतर्गत आवेदन फाइल होता है, हम उसमें क्या क्या अनुतोष मांग सकते हैं। मित्रों, अब हम समझेंगे कि परिवाद को पीड़ित द्वारा किस न्यायालय में दाखिल किया जाए, यानी क्षेत्राधिकार कहाँ है, किस जिले में दाखिल किया जाए, किस अदालत में दाखिल किया जाए। इसके लिए मित्रों हम देखते हैं धारा 27 कि कहाँ पे परिवाद दाखिल हो सकता है, क्षेत्राधिकार वर्णित है उसमें। यथास्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर जहां पीड़ित व्यक्ति अस्थायी रूप से यानी परमानेंट रहता हो या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारोबार करता है, कोई बिजनेस हो या नियोजित है या मतलब किसी सर्विस वगैरह में है, प्रत्यर्थी निवास करता हो यानी अपोजिट पार्टी जहां निवास करती है, या कारोबार करता है या नियोजित है, या जहां पर काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है यानी जहां पर क्षति कारित की गई है वहां पर भी दाखिल कर सकते हैं। ये 3 इसमें कंडीशन है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसका 27 का 2, इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई आदेश पूरे भारत में लागू होगा। मित्रों, इस प्रकार हमने समझा कि क्षेत्राधिकार कहाँ है, आप किस अदालत में घरेलू हिंसा का परिवाद जो है आप दाखिल कर सकते हैं। अब मित्रों हम समझेंगे कि इसके विचारण की विधिक प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो आप परिवाद तैयार करेंगे। अब यह परिवाद तैयार कैसे होगा, इसका आप देखेंगे कि इसी में एक नियमावली है, उसके रूल के नियम 6 देखते क्या है। 6 का कि व्यथित व्यक्ति का प्रत्येक आवेदन धारा 12 के अधीन प्रारूप 2 जो इसके साथ लगा हुआ है या उसके यथासंभव निकटतम रूप में होगा, मतलब उसी प्रकार का होगा जिस तरीके से प्रारूप में लगा हुआ, आप उसके अनुसार इसको तैयार कर सकते हो। कोई व्यथित व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन अपने आवेदन पत्र को तैयार करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता ले सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर लगभग हर जिले में तैनात हैं और उससे संबंध मजिस्ट्रेट को भेजेगी, यानी संरक्षण अधिकारी भी परिवाद को भेज सकता है। व्यथित व्यक्ति के अशिक्षित होने की दशा में संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्र को पढ़ेगा और उसकी अंतर्वस्तु को उसे समझाएगा। धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन फाइल किए जाने वाला शपथ पत्र प्रारूप 3 में है। चूंकि अंतरिम अनुतोष के लिए एक शपथ पत्र उसमें जरूर लगेगा जो प्रारूप 3 में प्रोवाइड है। अगर आप फाइल कर रहे हैं अंतरिम अनुतोष तो उसी के अनुसार ही उसको फाइल करेंगे, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी।
आवेदन धारा 12 के अधीन निपटाए जाएंगे और आदेशों का प्रवर्तन उसी रीति में होगा जो सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन अब कथित है। अब मित्रों हम समझेंगे कि इसके विचारण की विधिक प्रक्रिया क्या होती है। यानी हम परिवाद दाखिल कर दिए, फिर आप जब दाखिल हो तो प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाई जाएगी। उसके बाद में आप सब अपना बताओगे कि क्या क्या मामला है पूरा। फिर नोटिस जारी होगी जो अपोजिट पार्टी है। अपोजिट पार्टी जब हाजिर हो जाएगी तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया होगी, इसको आप देखेंगे। धारा 28 की प्रक्रिया इसमें वर्णित है कि किस प्रकार से प्रक्रिया होगी। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 12, धारा 18 यानी ये अंतरिम अंतोष हैं, 19, 20, 21, 22 तथा धारा 23 के अंतर्गत यानी अंतरिम अंतोष के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां तथा धारा 31 के अंतर्गत 31 है कि जब कोर्ट ने आर्डर किया उसका अनुपालन नहीं हुआ तो उसके लिए प्रक्रिया उसमें है कि क्या होगा। अंतर्गत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगे, यानी सीआरपीसी के द्वारा इसके उपबंध शासित होंगे। अब मित्रों आप देखेंगे कि रूल 15 इसका खंड जो है 5 क्या कहता, 15 का 6 रूल 15 का 6 ये कहता है कि इसमें समरी प्रोसीडिंग होगी। सीआरपीसी के अनुसार संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया जो है वो धारा 262 से अगर सीआरपीसी में आप देखेंगे तो उसमें संबंध मामले की विचारण की प्रक्रिया है। यानी इसको हम समझेंगे धारा 251 सीआरपीसी से, जिसमें ये वर्णित है कि वो उसको जो है आपत्ति दाखिल कर सकता है परिवाद की, और उसके बाद अगर वो कथनों को स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, तो निर्णय कोर्ट सुना देगी। अगर नहीं स्वीकार करती है तो परिवादी द्वारा अपना साक्ष्य पेश किया जाएगा। उसके बाद में अपोजिट पार्टी अपना साक्ष्य पेश करेगी यानी विपक्षी। उसके बाद इसमें जजमेंट आएगा। मित्रों इस अन्य भी प्रावधान इसमें है, इनको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे जब इसको तैयार करेंगे, इसका विचारण के लिए आप पैरवी करेंगे। तो मित्रों आज हमने समझा कि घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद दाखिल करने की विधिक प्रक्रिया क्या है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप 125 के तहत गुजारा भत्ता का चला रहे हैं, केस चला रहे हैं, तो फिर इस पर फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको नहीं दाखिल कर सकते, आप दोनों प्रोसीडिंग एक साथ में चला सकते हो। इस प्रकार मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर हम आपके लिए इसी तरीके से काम करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।